जय हिंद दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। मुकद्दर में क्या है इसे कौन जानता है। मुकद्दर में क्या है इसे कौन जानता है। पाल कर सपने दिलों के अंदर, पाल कर सपने दिलों के अंदर जो रातों से लड़ता है। पाल कर सपने दिलों के अंदर जो रातों से लड़ता है। परिश्रम की कड़ी घूंट को, परिश्रम की कड़ी घूंट को जो अमृत समझकर घोंटता है। परिश्रम की कड़ी घूंट को जो अमृत समझकर घोंटता है। आसमान की ऊंचाइयों को एक दिन वह अपने हौसलों से नापता है, अपने हौसलों से नापता है। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज घड़ी आपका है लेकिन समय किसी और का होने वाला है। लेकिन आप अपने मेहनत के बल पर ये साबित कर देंगे कि आने वाला कल में घड़ी किसी और का और समय आपका होगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग 12th क्लास के मैथ को स्टार्ट करेंगे और 12th क्लास के मैथ का जो है अच्छे तरीके से अध्ययन करने का, स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि द मैथमेटिक्स ऑफ 12th क्लास इसकी सिलेबस क्या है। तो यदि हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा कि यदि रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूनिट के। तो 6 यूनिट पर ध्यान देना है। कितने यूनिट पर ध्यान देना है? 6। पहला यूनिट देखिएगा, पहला यूनिट क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। और दूसरा यूनिट क्या है? अलजेब्रा है। तीसरा क्या है? कैलकुलस है। और उसी तरीके से चौथा जो है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। लीनियर प्रोग्रामिंग यानी जिसको रैखिक प्रोग्रामन कहा जाता है। 5 में क्या है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग है। उसके बाद में क्या है? लास्ट जो है छठा प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 12th क्लास के यदि हम लोग बात करें तो आपको जो है कितना 100 नंबर का जो है तैयारी करना है। 100 नंबर के मैथ्स पूछे जाते हैं, ये आपको मालूम है। तो इसको जो है 6 यूनिट में जो है डिवाइड किया जाता है, जो कि पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस। यहाँ से जो है आपको 10 से 12 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं लगभग, जिसमें एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड आता है। फर्स्ट का नाम है संबंध एवं फलन और सेकेंड का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। वहीं यदि हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट है अलजेब्रा। यहाँ से लगभग 13 से 14 नंबर के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस अलजेब्रा के अंतर्गत यदि एनसीईआरटी की चैप्टर की बात करें तो एनसीईआरटी का चैप्टर तीसरा आता है जिसका नाम क्या है? आव्यूह। और एनसीईआरटी का चैप्टर चौथा आता है जिसका नाम है सारणिक। तीसरा यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका नाम क्या है? कैलकुलस, जिसको हम लोग हिंदी में कलन कहते हैं। और इसका अंतर्गत एनसीईआरटी का चैप्टर 5वां आता है, 6ठा आता है, 7वां आता है, 8वां आता है, 9वां आता है। और ये सब चैप्टर के जो है नाम है। चौथा यूनिट है जिसका नाम है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ से जो है आपको 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 नंबर भी हो जाते हैं। और कैलकुलस से 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से 17 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है।
जिसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 10 आता है जिसका नाम है सदिश बीजगणित, और एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 11 आता है जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। यदि हम लोग यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इसका नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें जो है एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 12 आता है जिसका नाम क्या है, रैखिक प्रोग्रामन, और लास्ट यूनिट जिसका नाम क्या है, तो प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से जो है 6 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 8-9 इस तरीके के, यानी लगभग 8-9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है। और छठा क्या है यूनिट, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से लगभग 10 से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके अंतर्गत एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 13 आता है जिसका नाम क्या है, प्रायिकता नाम है। और 10th क्लास में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को पढ़ा भी होगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 10 नंबर, 13 नंबर, 44 नंबर और 17 नंबर, फिर 6 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो है 100 नंबर का जो है मैथ्स की तैयारी हो चुकेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं 50 नंबर के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो है 30 नंबर के, ठीक है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 20 नंबर के। तो 50, 20, 50, 30, 80 और 20 100 नंबर के हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दे सकता है, अगर 2-3 साल पहले का यदि एग्जाम्स पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो डबल ऑब्जेक्टिव कर देगा, मतलब शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ही बनाना है। 30 नंबर के पूछे जाते हैं आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी 15 ठो क्वेश्चन है। तो 15 ठो में यहाँ पर 15 ठो यदि हम लोग पैटर्न की बात करें तो आपको वहाँ पर 30 ठो क्वेश्चन देगा जो कि 60 नंबर का होगा। तो 15 क्वेश्चन बनाना होगा जो कि 30 नंबर का आपका होगा। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 8 ठो यानी 8 आपको जो है क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऑप्शन के तौर पर जो हम बात कर रहे हैं। और वहाँ से जो है आपको 4 ठो बनाना होगा जो कि 20 नंबर हो गया, ठीक है। तो 2-3 साल का जो पिछले यदि एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें उस पर यदि हम लोग चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी डबल रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी डबल रहेगा और लॉन्ग भी आपको जो है डबल रहेगा, ठीक है। तो 100 नंबर के जगह पर जो है आपको 200 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन 100 नंबर का जवाब देना है, ठीक है। अब देखिए डबल वाला ये समझना है, ये हो जाएगा 10 नंबर का है तो ये हो जाएगा 20 नंबर का लगभग, ये हो जाएगा 26 नंबर का, ये हो जाएगा 88 नंबर का। डबल पर हम बात कर रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 साल का जो पैटर्न रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये 17 का है तो डबल कर दीजिए 34 नंबर का हो जाएगा। ये कितना का हो जाएगा, 6 का है तो डबल कर दीजिए 12 का हो जाएगा। ये 10 का है, डबल कर दीजिए 20 का हो जाएगा। तो अब आपको जो है ये सोचना है कि इसमें किस चैप्टर को जो है यानी किस टॉपिक को, किस यूनिट को जो है स्टार्ट किया जाए जो कि एक अच्छे तरीके से जो है तैयारी हो जाए। देखिए हम आपको बताते हैं, यदि आप कैलकुलस पढ़ाई करते हैं तो 44 नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा और डबल रहा तो लगभग 88 नंबर मानते हैं इसको। लेकिन साथ ही साथ इस पर भी गौर कीजिए कि इसमें चैप्टर भी कम है और ये 13 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा को स्टार्ट किया जाए कि कैलकुलस को स्टार्ट किया जाए कि रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट किया जाए कि वेक्टर एंड 3D इसको भी बोला जाता है, वेक्टर एंड 3D इसको स्टार्ट किया जाए या इसको किया जाए या प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया जाए। चलिए तो ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो है एनसीईआरटी का चैप्टर तीसरा आता है और चौथा आता है। तीसरा का नाम आव्यू है और चौथा का नाम सारणिक है। तो आप लोग इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इस तरीके से जो है हम लोग
सिलेबस को जो है समझ चुके हैं। आइए जो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा को। और 10th क्लास में भी आप लोग याद कीजिए पढ़े होंगे, उसमें आप पढ़े थे अलजेब्रा के अंतर्गत ही आता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में रैखिक समीकरण, ये पढ़े होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो है हम लोग को इसमें कुछ पढ़ना है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसको स्टार्ट करेंगे जी, किसको स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। और इसमें कौन सा चैप्टर आता है, एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 3रा और 4था आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर 3 को जो है स्टार्ट करेंगे, यानी 3रा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को जो है देखते हैं। देखिए, 3रा चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्स है, यानी एनसीईआरटी का 3रा चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है। और इसमें जो है इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग किसको स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा को, और अलजेब्रा में जो है आव्यूह को, जिसका चैप्टर की यदि हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं और बाद में जो है इस सारणी को, यानी चैप्टर नंबर 3 के बाद 4 को स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा इसमें कि अब हम लोग को ये समझना है, जब 3 में जाइएगा, यानी 3 चैप्टर जाइएगा, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, आप जब वहाँ पर 3 चैप्टर ओपन कीजिएगा तो उसमें जो है प्रश्नावली 3.1, 3.2 इसी तरीके से करके आगे तक आपको जो है मिलेंगे। और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि आप चाहे वो कोई भी साइड बुक मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब अलग से कोई भी साइड बुक आपको जो है अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी बन जाए। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी पर पूरे अच्छे तरीके से कमांड करते हैं तो चाहे वो कोई भी साइड बुक हो, अच्छे तरीके से जो है आप बना सकेंगे। उतना कंसेप्ट जो है आ जाता है एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद। इसीलिए जो है हम लोग ख़ास तौर से जो है एनसीईआरटी पर जो है फोकस करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं, अब यू के स्टार्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग इसके थ्योरी को और इसके क्वेश्चन को, ठीक है, दोनों को जो है साथ साथ लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले 2-3-4 क्लास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में ही बीत जाए, नहीं, इसके प्रश्न और इसके थ्योरी, ठीक है, को दोनों को जो है हम लोग को साथ लेकर के चलने पड़ेंगे, तब जा कर के अच्छे तरीके से जो है हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट कवर हो पाएगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए, तो मैट्रिक्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी आप जैसे मैट्रिक्स है, ये जो है ऐसे सिर्फ आप देखिए, एक होता है पाड़ा और एक होता है खाड़ा, ऐसे याद रखिएगा। देखिएगा, खाड़ा जब घर बनता है तो उसमें जो कलम दिया जाता है, कलम आप लोग समझते होंगे, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि विशेष रूप से जो है हम लोग बिहार बोर्ड के लिए जो है इसको स्टार्ट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग, यानी बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चलने का प्रयास करेंगे, ताकि अच्छा से अच्छा जो है बोर्ड में रिजल्ट जो है दे सकें। तो जब घर बनता है तो आप वहाँ पर कलम देखे होंगे, तो जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं कलम, बोलते हैं कलम। और जो जब खड़ा होगा, दो ही चीज़ याद रखना है, एक होता है रो, एक होता है कलम, एक होता है रो, एक होता है कलम। तो जो खड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, जो खड़ा होगा उसको बोलेंगे कॉलम बोलेंगे, क्योंकि घर जब बनता है तो उसमें खड़ा खड़ा जो रहता है कॉलम दिया जाता है। तो खड़ा वाला कॉलम होगा तो पाड़ा वाला क्या होगा, रो होगा। क्या होगा,
रो। ठीक है, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा, आप घबराएं नहीं। ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश आपको जिस लेवल का आवश्यकता है बिल्कुल उसी लेवल में जो है आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आप चिंतित ना हो। ठीक है, देखिए तो खाना वाला कलम है तो पाड़ा वाला क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यदि कोई यह मानते हैं, देखिएगा ध्यान से, यह मैट्रिक्स है और इसमें खाना वाला कितना है 1 2 3। अगर पूछेंगे कि इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो बताइएगा इस मैट्रिक्स में पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। इस मैट्रिक्स में 3 ठो क्या है तो कॉलम है। मैट्रिक्स में कितने कॉलम है 3, कॉलम कितने हैं 3। अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3। अब पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, रो, तो पाड़ा वाला गिनिए, पाड़ा वाला ये 1, ये 2, ये 3, तो रो कितने हैं जी, रो भी कितने हो गए 3। तो ध्यान रखिएगा इसके ऑर्डर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्डर के कोटि के बारे में जब पढ़ेंगे, तब पहले रो लिखना है और बाद में कॉलम लिखना है। तो पहले यहाँ पर रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 3। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, तब ना लगेगा कि यह 3 अलग है, यह 3 अलग है। अगर गुना का चीज़ नहीं देंगे तो ऐसे 33 हो जाएगा। तो ऐसे हम समझाने के लिए ये सब कह रहे हैं कि गुना ये सब, लेकिन याद रखिएगा ऑर्डर को जो है 3 × 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 3 × 3, यानी कोटि जो है इसका 3 × 3 का जो है इसका कोटि है। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि खाड़ा वाला क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। और जो ऐसे है इसको हम समझने के लिए पड़ा बोल सकते हैं, खड़ा और पड़ा, यानी कोई सोया हुआ है, वह पड़ा हुआ है, मिट्टी पर पड़ा हुआ है, ऐसे याद रखना है। तो खाड़ा वाला क्या होगा, कलम होगा, और पाड़ा वाला क्या होगा तो रो होगा। सीधे सीधे याद रखिएगा। पूछेंगे कि इसमें कितने कॉलम है जी, तो 3 ठो कॉलम है 1 2 3, और इसमें रो कितने हैं तो 1 2 3, 3 ठो रो है। जब कोटि कहा जाएगा लिखने के लिए तो पहले रो की पहले कॉलम, पहले रो। ठीक है, पहले रो। तो रो कितना था 3 और कॉलम कितना था 3, और दोनों के बीच में गुना का चिन्ह दे देना है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो सीधे सीधे याद रखिए, खड़ा वाला को कॉलम और पाड़ा वाला को रो, बस। और यह कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 3 ठो कॉलम है 1 2 3 और 3 ठो रो है 1 2 3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अपने से क्वेश्चन बनाने की जो है प्रयास कीजिएगा। प्रश्नावली 3.1 सब पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो है आपका मैट्रिक्स का जो भी प्रकार है, जो भी टाइप्स है, ये सबको पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी लेते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे फर्स्ट नंबर है और इसको जो है हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन, यहाँ पर लिखेंगे सब, हर एक चीज़ को लिखेंगे, एक एक चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, गिवन मीन्स होता है दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ठो कॉलम दिया गया है, कॉलम नहीं, एक मैट्रिक्स दिया गया है। ए बराबर कितना दिया गया है 2 5 और फिर यहाँ पर 19 और -7। ठीक है, फिर दिया गया है 35 -2 5/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। फिर दिया गया है √3 1 -5 और फिर कितना हो जाएगा 17। अब इसमें देखिएगा खूब ध्यान से, खूब बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछा क्या गया है। फर्स्ट नंबर में पूछा गया है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि।
तो कोटि हम बोले हैं ना, यहीं पर लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है रो और बाद में लिखा जाता है कॉलम, ये लिखा जाता है ना, ठीक है। तो अगर इसको यदि ऐसा कर दें तो ये क्या बन गया, कॉलम बन गया कि रो बन गया। अगर इसको ऐसा कर दें तो ये क्या बन गया, कॉलम बन गया कि रो बन गया, बताइएगा। ये सबको देखते चलिएगा, ये कॉलम है कि रो है। देखिए तो यह कॉलम है कि रो है, देखिए। अब ये बताइए, खड़ा है ये खड़ा है तो ये कॉलम होगा कि रो होगा, ये कॉलम होगा कि रो होगा। ये 1 2 3 4 ये क्या होगा, 4 ठो खड़ा है ना, तो जो खड़ा है उसको कॉलम बोलेंगे। तो इसीलिए कितना कॉलम है जी, कॉलम कितना है, कॉलम है 4, कॉलम कितना है 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। उसके बाद में अब ऐसा कर देते हैं, देखिए ऐसा, ठीक है। ऐसा, ठीक है। अब देखिए पाड़ा, जो पाड़ा खड़ा नहीं है, जो पड़ा है तो वह कितना है, तो ऐसा ही ना है पड़ा, 1 2 3, और पाड़ा वाला को क्या बोलते हैं, रो, और रो कितना है 3, और रो को तो पहले लिखते हैं, तो रो कितना है 3, और कॉलम जो खड़ा है वह कितना है 4, पहले रो और बाद में कॉलम, और बीच में क्या देना है, गुना का चिन्ह देना है, हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो इसका कोटि कितना है जी, 3 गुने 4, हो गया आंसर। चलिए यहाँ तक समझ में आया, आप विश्वास कीजिए यह पहला क्लास होने वाला है, और इस तरीके से जो है आज ही आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जा रहा है। तो सोचिए आगे की जो दुनिया होगी, जो हम लोग और क्लास लेंगे, तो हर एक चीज़ आपका जितना भी डाउट रहेगा और जो भी कंसेप्ट रहेगा बिल्कुल क्लियर होगा। इसी के लिए तो प्रयास किया जा रहा है। तो यह आपको जो खड़ा है उसको कॉलम बाद में लिख दिए, और जो पड़ा है उसको रो, उसको पहले लिख दिए। 3 गुने 4 यही क्या है, इसका कोटि है। इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, 3 गुने 4 है। और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, इस मैट्रिक्स का नाम है ए। इसका नाम रख सकते हैं बी सी, मैट्रिक्स का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। आइए अब हम लोग सेकंड पर बात करते हैं। देखिएगा सेकंड में क्या पूछा गया है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखिए अवयवों की संख्या कहने का मतलब, अवयव क्या है, सदस्य। इसके कितने सदस्य हैं तो गिन लीजिए, कितने इसमें सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 ठो अवयव हैं। हो गया, अवयवों की संख्या कितनी है तो 12 है। कंप्लीट है यहाँ तक। चाहे 3 और 4 को, इसके कोटि को जो है गुना करके लिख दीजिए, तभी तो 12 ही आएगा। तो इसमें कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं। इसीलिए अवयवों की संख्या कितनी है, 12। तो मैट्रिक्स ए में कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्या पूछा गया है। 3 नंबर में पूछा गया है अवयव बताना है, ए 13 मतलब यह नाम है। अब कुछ तो कुछ नाम होगा ना जी, जैसे कि अवयव कहने का मतलब सदस्य, तो आप घर का सदस्य हैं तो आपका तो कुछ नाम होगा ना। कोई अगर काम कहना होगा कि फलाना ऐसे कहकर को, मतलब ऐसा कहा जाएगा ना कि फलाना जा कर के ये काम कर दो, तो आप सदस्य हैं, आपका नाम है तो नाम लेकर के ही तो पुकारा जाएगा ना। तो ये भी सदस्य हैं, अवयव हैं, इनका भी तो नाम होगा। तो बताइएगा जिस सदस्य का, जिस अवयव का नाम A13 है वह कौन है, वह कौन है, बताइए वह कौन है। तो पहले क्या होता है रो और बाद में क्या होता है कॉलम।
तो ये देखिए ध्यान से, ये पहला रो है, ठीक है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। और वहीं यदि हम लोग कॉलम की बात करें, ठीक है, कॉलम की बात करें तो यह पहला कॉलम है, यह दूसरा कॉलम है, यह तीसरा कॉलम है, यह चौथा कॉलम है। रो को आर से सूचित करते हैं और कॉलम को सी से सूचित करते हैं। 12 आर और 12 सी से याद रखिएगा। तो अब देखिए पहले रो तो कौन सा रो, पहला वाला रो यानी इसी में, और बाद में कॉलम तो कौन सा कॉलम, तीसरा। तो हम तो थे इसी में, लेकिन कॉलम कौन सा, तीसरा, यानी यही क्या 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या A21, देखिएगा कौन सा रो, किस रो में चलना है, दूसरा रो में, क्योंकि पहले 2 है तो यह रो हो गया और ये बाद में 1 है तो ये कॉलम हो गया। तो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो यही ना है जी, इसी में रहिए, इसी में रहिए, ठीक है, इसी में रहिए। और कॉलम कौन सा, पहला, तो ये चौथा कॉलम, तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला। तो रो कौन सा, दूसरा, और कॉलम कौन सा, पहला, यानी कितना 35, कितना 35। आगे बताइए A33, बताइए पहले 3 है, रो कौन सा, तीसरा, बाद में 3 है, कॉलम कौन सा, तीसरा। पहले 3 है यह रो है और बाद में कॉलम है, ये क्या है बताइए, बाद में ये 3 है, ये क्या है, कॉलम है। तो रो कौन सा, तीसरा, तीसरा रो यही है, और कॉलम कौन सा, तीसरा। तो 1 2 3 तीसरा, तो कॉलम भी तीसरा और रो भी तीसरा, रो भी तीसरा और कॉलम भी तीसरा, यानी किस पर आ रहा है, -5 पर। उसके बाद देखिए क्या है A24, तो रो कौन सा, रो दूसरा, और कॉलम कौन सा, चौथा। तो दूसरा रो कौन है जी, यही है, यही दूसरा रो है, और चौथा कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लास्ट आप लोग बताइए, सिर्फ इसके लिए कमेंट कर दीजिए कि A23 कौन है, A23 कौन है, इस मैट्रिक्स में A23 कौन है, बस इसी के लिए कमेंट कर दीजिए। और कमेंट कीजिएगा तो लिखिएगा A23 बराबर ऐसे लिख दीजिएगा, A23 A23 कौन होगा, सिर्फ इसी का कमेंट करना है। चलिए A23 बराबर कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए, पहले 2 है तो पहले वाला क्या होता है, पहला वाला क्या होता है, रो होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम होता है। तो रो कौन सा, दूसरा रो यही है, ठीक है, यानी इसी में रहिए, यही दूसरा रो है, इसी में रहना है जी, ठीक है। और कॉलम कौन सा, तीसरा, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 5/2। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए तो आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आप लोग इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।